नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, लगातार सीएम योगी नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं, वो भी सीएम योगी पर हमलावर हैं। उसके बाद उन्होंने जब कल बलिया में पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां पर सीएम योगी पर हमला बोला और कहा कि कोई भी व्यक्ति वस्त्रों से योगी नहीं होता बल्कि विचारों से होता है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। कोई वस्त्र से योगी नहीं होता है, विचार से योगी होता है। क्या न कह दे वो, क्या न कर दे वो, टायर फिकवा दिए। लगता है कि इनके जो बुलडोजर का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। अर्जी पर्ची चल नहीं रही है आजकल और तमाम शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगारी के, महंगाई के जवाब ही नहीं उनके पास। इसलिए ये सब स्टेटमेंट ध्यान भटकाने के लिए है। कोई वस्त्र से योगी नहीं होता है, विचार से योगी होता है। क्या न कह दे वो, क्या न कर दे वो, टायर फिकवा दिए। लगता है कि इनके जो बुलडोजर का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। अर्जी पर्ची चल नहीं रही है आजकल और पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जो स्टीयरिंग है बुलडोजर का वो किसी और के हाथ में है। सवाल यही है कि एक बार अतीक अहमद को लेकर के इसी तरीके समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने विधानसभा में सवाल उठाया था। उसके बाद सीएम योगी ने मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। उसके बाद अतीक अहमद का क्या हुआ सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। और आज बुलडोजर स्टीयरिंग को लेकर के जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमलावर हैं, उनके वस्त्रों को लेकर के हमलावर हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में और लोग जो हैं कहीं ना कहीं सपा प्रमुख के इन बातों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष पर लगातार सीएम योगी भी हमलावर हैं और उन्होंने बोला था कि ऐसा लगता है इस देश में ये देश के लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने सपा प्रमुख पर भी हमला बोला था। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो जवाबी जो वॉर चल रहा है ये लगातार जारी है और जवाबी वॉर पोस्टर वॉर के जरिए भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए सबसे पहले आपको बता दें, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर है कि कुछ जो है पेट्रोल पंप संचालक जो हैं उनके कहने से एक बड़ी जो है कल पेट्रोल पंप संचालकों के कहने पर डीजल और पेट्रोल पंप चोरी करने वाले गैंग का भांडा फोड़ा है और ये कई महीनों से रेकी हो रही थी इस पे। और पूरा मामला क्या है ये मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारे पास वहां के जो क्षेत्राधिकारी हैं प्रदीप कुमार, उनकी बाइट है और कुछ तस्वीर है, वो आप देखेंगे तो शायद कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा हमारे दर्शकों को भी। इंद्रवीर, तब तक पूरी जो जानकारी है उसको दीजिए, तब तक ये वीडियो प्ले हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला थाना हरचंदपुर क्षेत्र के सोरा गांव के पास एक जो है अवैध तरीके से जो पेट्रोल गुल्लूपुर के पास में एक ढाबे में पीछे टैंकर से तेल चोरी करते हुए 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से काफी मात्रा में तेल और तेल भरने के उपकरण बरामद हुए हैं, जिनके नाम लाल बहादुर, आशीष कुमार और संदीप कुमार है। इनको संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विवेचना प्रचलित है। लाल रहे, व्हाइट ना रहे, पूरे लाल नीचे भी कुछ। अखंड, ये पूरा मामला थाना हरचंदपुर के गुल्लूपुर चौकी में पड़ता है और यहाँ पे एक अवैध तरीके से इन लोगों ने गोडाउन बना रखा था। उस गोडाउन में अगर बात करें तो कुछ पेट्रोल पंप यहाँ के हैं जितने भी लगभग शहर के आउटर पे, तो यहाँ सेटिंग गेटिंग का मामला था। ये अवैध तरीके से पेट्रोल या डीजल जो भी आता था इस गोडाउन में जाता था। टैंकर पहले आने से पहले, टंकी पे जाने से पहले यहाँ टैंकर जाता था और अवैध तरीके से यहाँ पे चोरी किया जाता था। और देखा आपने जैसे तस्वीरों में कि सैकड़ों की तादाद में वहां पे ड्रम है और उपकरण है जिससे डीजल और पेट्रोल निकाला जा सके तत्काल। और ये 5-10 मिनट का पूरा खेला होता था और इसमें से पाइप डाल के वहां टैंकर से निकाल करके
ये ब्लैक में बेच दिया जाता, और उसकी जगह पे एक चीज और बता दूं, बड़ी जानकारी है, इसकी जगह पे अखंड आपको मैं बता दूं कि एथनाइल एथनाइल मतलब पेट्रोल निकालने के बाद इसमें जो है एथनाइल मिलाया जाता था, और मौके से 725 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ है, 2250 लीटर जो है एथनाइल बरामद हुआ है। और इसमें जो है पुलिस मौके पर पहुंची, और ये जो पेट्रोल पंप संचालक थे यहाँ के रायबरेली के, वो रेकी लगभग 1 महीने से इन सबकी रेकी कर रहे थे, और एग्जैक्टली जब पता चला तो डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी को इसकी डायरेक्ट सूचना दी गई, और डॉक्टर यशवीर सिंह ने के एक टीम गठित करी, और उस टीम में क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार और वहां के थाने की पूरी फोर्स मौजूद रही, और जब छापा पड़ा तो मौके से सारी चीजें बरामद हुई, टैंकर से पेट्रोल और डीजल चोरी होते हुए बरामद किया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि ये आज ही नहीं, इसके पहले भी ये घटनाएं होती रही होगी, लेकिन जब ये रेकी हुई तब ये मौके से पकड़ा गया, अगर ऐसा होता तो ये होता र्यूमर था। तो अब किस तरीके के ऐसे भी गैंग एक्टिव हैं कि जो यहाँ चोरी कर रहे हो, चोरी करके डेफिनेटली सस्ता पेट्रोल बेच रहे होंगे, और वो उसमें मिक्स करके बेच रहे थे। तो ऐसे एक गैंग का रायबरेली पुलिस ने कल भाटा फोड़ा, और ये बहुत ही सराहनीय काम है, जिस तरीके से नई गाड़ियों में एथनाइल मिलाना और इस तरीके से कई चीजें निकल के आती है सामने, तो ये एक बड़ी कामयाबी मिली है रायबरेली पुलिस को। जी अगर इंद्रवीर, सभी लोगों ने देखा था और तमाम ऐसी खबरें सुनी थी कि घटतौली होती है पेट्रोल पंप पर। जो पेट्रोल पंप जो कर्मचारी होते हैं, जो वहां पर जो मौजूद होते हैं, जो आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, वो आपकी गाड़ियों में पेट्रोल कम डालते हैं या फिर मशीनों में कुछ हेर फेर सेटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में दिखता तो है कि हमने इतने का पेट्रोल डाला, लेकिन आपकी गाड़ी में जाता नहीं है। लेकिन इस तरीके का ये पहला मामला हमारे ख्याल से रायबरेली में जो आप हमें हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, बहुत बड़ी चोरी है। अगर आप एक टैंकर में इस तरीके से जो निकल करके आता है और सीधे पेट्रोल पंप जाना चाहिए था, लेकिन पेट्रोल पंप ना जाकर के पहले किसी गोडाउन में जाता है, वहां पर पेट्रोल चोरी किया जाता है, डीजल चोरी किया जाता है, उसे किसी कंटेनर में स्टोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, कई दिनों से चल रहा था, और ये फ्रॉड लगातार चलता चला आ रहा था। उसके बाद आज जिस तरीके से रायबरेली पुलिस ने इस पूरे घटना को खुलासा किया, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा सबसे एक बहुत बड़ी जो पहल थी रायबरेली पुलिस की, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत अच्छी है, क्योंकि पुलिस अगर ऐसा काम करेगी तो लोगों को राहत मिलेगी जरूर। इंद्रवीर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अखंड, मैं बता दूं कि जब से डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी आए हैं, वो यहाँ तक कि आप ये जान लीजिए कि उनका एक अपना व्यक्तिगत विचार ऐसा है कि अगर आपने एक आम नागरिक होने की वजह से भी कोई सूचना दी, तो वो किसी भी सूचना को हल्के में नहीं लेते हैं, और वो तुरंत उस पर टीम गठित करते हो, तुरंत के तुरंत अपने तरीके से वो उस पर जांच करवाते हैं। अगर वो सही पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई होती है। इसमें जो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनको जेल भेजा गया है, जो भी उपकरण पकड़े गए हैं वो सब हिरासत में ले गया है, और आगे भी और भी जांच चल रही है कि आखिर कब से ऐसी जो है चोरियां चल रही थी। और पेट्रोल पंप संचालक जितने भी हैं वो बहुत खुश है, और उन्होंने डॉक्टर यशवीर सिंह एसपी रायबरेली को, रायबरेली पुलिस को बड़ा धन्यवाद भी कहा है। जी अखंड, बिल्कुल इंद्रवीर, धन्यवाद जैसी बात भी है, क्योंकि बहुत बड़ा एक गैंग होगा जो इस तरह की घटना को अंजाम देता होगा। लगातार इस तरीके की कहीं ना कहीं अगर 1 महीने से उन पर नजर बनाई रखी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप संचालकों को इस बार की जानकारी थी। लेकिन इसके लिए रायबरेली पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है और बधाई की पात्र है, क्योंकि एक अच्छा खुलासा उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? देखिए अखंड, जिस तरीके से पहलगाम में यहाँ पर शुभम द्विवेदी की जो मौत हुई थी, उसके बाद में जो जितने भी राजनीतिक दल हैं लगातार शुभम द्विवेदी के घर पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कल राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और राहुल गांधी ने यहाँ पर पहुंच करके जितने भी यहाँ पर उनके घर के सदस्य हैं उन सभी से मुलाकात की, और कहीं ना कहीं कई सारी तस्वीरें भी उनकी वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो भावुक नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जो है उन जो परिजन है, जो उनकी पत्नी है संध्या, उसमें उन्होंने राहुल गांधी से भी मांग की, जिस तरीके से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। तो जो राहुल गांधी उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि वो अपना पत्र एक प्रधानमंत्री को लिखेंगे और संसद में भी इस बात को उठाएंगे कि जिस तरीके से शुभम की मौत हुई है, और उनको कहीं ना कहीं एक शहीद का दर्जा जरूर दिया जाना चाहिए। अखंड, अवनीश, सबसे बड़ी बात है कि एक क्या इसको कहें, कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जहां पर जाने से मना कर दिया था, उस मुद्दे को राहुल गांधी ने बड़ी अच्छे से उठाया है और साफ तौर पर वो वहां पर पहुंच गए। संभल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जिस तरीके से अखिलेश यादव वहां नहीं पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस डेलीगेशन पहले ही, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल के लिए कूच कर गए थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ दूरियां जरूर बढ़ी थी।
लोगों का कहना था कि राहुल गांधी और या फिर कांग्रेस एक माइलेज लेने के लिए इस तरीके कार्य कर रही है। तो क्या यहाँ पर भी माइलेज वाली बात है, राजनीति वाली बात है? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी पीछे रह गई। 80 किलोमीटर जाना था। राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी के दौरे पर आए थे, जिसके बाद वहां पहुंचकर उन्होंने कानपुर में जो हमारे जो शुभम थे, जिनकी हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने पहलगाम में, उनके घर पहुंचे और वहां उनके परिवार को ढांढस बंधाया, और न सिर्फ ढांढस बंधाया बल्कि दिलासा के साथ साथ खुद भी भावुक नजर आए। तो क्या ये माइलेज गेन की बात है? समाजवादी पार्टी से माइलेज इस जगह पर कांग्रेस ने ले लिया है? देखिए बिल्कुल जो आप कुछ करिए, आप बेटे आप इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप करिए। देखिए राहुल गांधी का यहाँ पर आना और उसके बाद में फिर उनके जाने के बाद में जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनका एक बयान जारी करना कि क्योंकि उनको साफ तौर पर मना किया गया था कि किसी भी तरीके का कोई भी प्रचार प्रसार या कोई होर्डिंग कानपुर में नहीं लगाई जाएगी राहुल गांधी को आने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट जरूर कहा जा सकता है। और लगातार जिस तरीके से आप और हम लोग खबर दिखा रहे हैं कि क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश से चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है उस समय उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के दौरे पर रहते हैं और कोई भी ऐसी घटना या कुछ भी ऐसा होता है जहाँ से वो सांसद है या जहाँ पर वो सांसद जहाँ से सीट उनकी नहीं जीत पाए हैं वहां पर जरूर वो जाने का प्रयास करते हैं। और लगातार जिस तरीके से एक बयान अखिलेश यादव का सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि उनके किसी संबंध उनके परिवार से उनके परिवार से नहीं है, और उसके बाद में लगातार ये बोला जा रहा है कि अखिलेश यादव वहां पर नहीं आ रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव को साफ तौर पर ये सफाई देने का देते हुए नजर आ रहे थे कि हमने अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको साफ तौर पर वहां पर भेजा हुआ। लेकिन ये बिल्कुल सवाल उठता है कि स्वयं आपको क्यों नहीं वहां पर जाना चाहिए? अगर आप जाते हैं, एक बड़े नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम रखती है, तो कहीं ना कहीं अगर आप जाएंगे तो उसका एक अलग इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ सकता है। अखंड अमरीश, देखिए, प्रतिनिधि तो राहुल गांधी भी भेज सकते थे। प्रतिनिधि राहुल गांधी भेज सकते थे, केएल शर्मा को भेज सकते थे, किसी को भेज सकते थे। तमाम सांसद है, प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह जी को भेज सकते थे, तमाम लोगों को भेज सकते थे, लेकिन वो खुद गए। और देखिए, ये ढांढस बनाने का समय, और एक वीडियो चल रहा था जो नेहा सिंह राठौर, देखिए राजनीति करने का समय नहीं है ये, लेकिन जिस तरीके से राजनीति करने का समय, उनका वीडियो प्ले करने का समय है, तो मुझे लगता है कांग्रेस ने यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं ना कि मैच्योरिटी दिखाई है। और मैच्योरिटी के साथ साथ उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से देश उनके लिए पहले है। और इसी कड़ी में जो वो भी एक तरीके से देखा जाए, राहुल गांधी भी एक बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं, प्रमुख ही है, वो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन वो कानपुर पहुंच गए। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो कुछ दूरी पर रहते हैं, लखनऊ और कानपुर के बीच में दूरी महज 80 किलोमीटर की दूरी है, और 1 से 1.5 घंटा, किसी के लिए भी कहीं भी जाना बहुत असंभव कार्य नहीं है, लेकिन वो वहां नहीं जाते और बताते हैं कि मेरा संबंध नहीं है। तो तमाम चीजें राजनीति करने वाले और राजनीतिक लिहाज से जो भी महत्वपूर्ण होता है जिनके लिए, वो उसी तरीके कदम उठाते हैं। फिलहाल यहाँ पर अखिलेश यादव को लगा होगा कि वहां जाने से या तो कुछ बिगड़ सकता है या फिर उनके कोई फायदे की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए कल हमने बात की थी कि जिला कार्यवाहक सपा के गुलशन यादव के खिलाफ 7,15,555 रुपए का जो है कुर्की किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निशान ये खड़ा होता है कि आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर दे रहे हैं, आपको जिला न्यायालय की ओर से जिला न्यायालय मजिस्ट्रेट की ओर से जो है आदेश भी जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक कुर्की नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदेश तकरीबन मंगलवार को आ चुका था और दोपहर में ही, और मंगलवार से ही पूरी चर्चाएं थी कि बुधवार को शाम तक में, देर शाम तक में कुर्की की जाएगी। लेकिन अभी मेरी थोड़ी देर पहले वहां के एसओ, संग्रामगढ़ एसओ थाना पड़ता है, संग्रामगढ़ एसओ से मेरी बात हुई एसओ से, तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी ना होता है, कुर्की कार्रवाई की जाती है, पूरी लिखा पढ़ी की जाती है। आप ये बता रहे, अभी मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि फाइल अभी ऑफिस में ही अटकी है। ये बताइए, जब आपके पास आदेश आ चुका है तो आपको कुर्की करने में क्या जा रहा है? आपको वहां पे कुर्की के लिए जाया जा सकता था। सबसे बड़ा देखिए, पुलिस के ऊपर लगातार, प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर लगातार सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। कल प्रतापगढ़ जिले की पूरी मीडिया वहां पे मौजूद थी जहां गुलशन यादव का घर है, लेकिन कल कोई कार्रवाई, मैं भी वहां पे मौजूद था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज भी हम लोग वहीं के लिए मूव हो रहे हैं, लेकिन आज भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सोचिए कि इतना ढीलापन प्रतापगढ़ पुलिस का देखने को मिल रहा है
तो अपराधियों के खिलाफ कितना ढीलापन इन लोगों का देखने को मिलता होगा। जो अपराधी इनको आसानी से मिल जाते हैं, केवल उन्हीं के लिए एक प्रेस नोट, एक प्रेस रिलीज कर देते हैं। लेकिन जो बड़ी कार्रवाइयां हैं, ये अभी तक प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों की बात करें, अगर मैं प्रयागराज को छोड़ दूं तो आसपास के जिलों की बात करें, तो सबसे बड़ी कुर्की की कार्रवाई जो कि 7 करोड़ की है। इससे पहले शराब माफिया गुड्डू सिंह के ऊपर 1 करोड़ 88 लाख के आसपास कुर्की की कार्रवाई की गई थी। वो सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इससे बड़ी कार्रवाई ये हुई है, लेकिन पुलिस जो है जहमत नहीं उठा पा रही है कि कुर्की कब की जाए। एक समय, एक डेट निर्धारित, मैंने उनसे समय भी पूछने का प्रयास किया, तो उन्होंने ज्ञानेंद्र, क्या जिले के बहुत जो ही बड़े अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? मान लीजिए ठीक है, जो एसओ साहब है उनको हो सकता है लेट लतीफी हो रही होगी, उनके पास समय नहीं होगा, जो भी हो, लेकिन जो आला अधिकारी हैं जिले के प्रतापगढ़ के, क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया है, कोई स्पष्टीकरण आया है, या फिर कहीं फाइल रुकी हुई है? सच में कहीं कोई बात है, किसी वजह से इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही? बड़े अधिकारी को क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? बिल्कुल देखिए, मेरे एडिशनल एसपी संजय राय जो है पश्चिमी है, उनसे मैंने कॉल किया था। फिलहाल सीयूजी था, नॉट रीचेबल था उनका सीयूजी, और पर्सनल मैंने लगाने का प्रयास नहीं, क्योंकि देखिए जब खबरों से रिलेटेड बातें हो तो पर्सनल पे नहीं, सीयूजी पे हर वक्त कॉल करना चाहिए। तो मैंने सीयूजी पे कॉल किया, नॉट रीचेबल था। हो सकता है कि वो जन सुनवाई में बैठे हो। फिलहाल जैसे ही उनका मैसेज मेरे पास लैंड होगा तो वो मुझे जरूर रिप्लाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कार्रवाई, कुर्की की कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई होती है कि आप तत्काल प्रभाव से, आदेश आने के बाद भी, आने के बाद आपको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने शराब कांड में देखा कि उसमें कई एडिशनल, कई सीओ जो है सस्पेंड तक हुए थे, एक दरोगा बर्खास्त तक हो गया था। और लेकिन जब कुर्की की कार्रवाइयां शुरू हुई थी तो आप को बता दें कि 24 घंटे में, शायद मेरे लिए ज्यादा वक्त है, मैं बोल रहा हूँ, 12 से 18 घंटे के अंदर कार्रवाइयां हो जा रही थी। तो ढीलापन मैं उन कर्मचारियों को नहीं कहूंगा, ये जो आला अधिकारी बैठे हैं उनके अंदर कहूंगा कि ढीला रवैया जो है, खासतौर पे कि इससे पहले भी जो कप्तान थे, सतपाल अंतिल थे, अभी इस समय मुरादाबाद एसएसपी हैं, उससे पहले अभिषेक सिंह थे, अनुराग आर्य थे, और ऐसे कई अधिकारी रहे हैं जो ऐसी कार्रवाइयों को लेकर के बेहद ही संजीदा रहते थे और पल पल की अपडेट, चाहे वो एहसानंद थे, एहसानंद ने भी कई कार्रवाइयां की थी यहाँ पे। तो कार्रवाइयां लगातार होती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से ढीला रवैया, और अभी 48 घंटे तकरीबन होने चल रहे हैं, लेकिन कार्रवाइयां नहीं की जा रही हैं। लगातार मीडिया की ओर से सवाल ही पूछा जा रहा है, हमें सवाल भी भी हो सकता सवाल है लगातार। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल सवाल, ज्ञानेंद्र, सवाल ये भी खड़े हो सकते हैं, डर भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत से अधिकारियों को डर लगता है कहीं सरकार बदलेगी तो हमने कार्रवाई की तो कहीं हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो इस तरीके का माहौल अधिकारियों के मन में होता है, डर होता है, और शायद ये डर भी बहुत, देखिए बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो डर के चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं कर पाते किसी भी नेता के ऊपर। और गुलशन यादव प्रतापगढ़ में एक बड़े नेता के रूप में और समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ उनका किस तरीके का रिश्ता है सबने देखा है। उनके लिए वो वहां पर रैली करने भी गए थे, और किस तरीके से वहां पर क्या क्या बयानबाजी देखने को मिली थी उनकी तरफ से, ये भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो वहां के जो मौजूदा अधिकारी हैं, जो जानते हैं उनके बारे में, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो इस पूरी कार्रवाई में रोड़ा बन रही है उन अधिकारियों की वजह से हो रही है, क्योंकि उनको डर लग रहा होगा, हो सकता हो कि कहीं सत्ता परिवर्तन हो, हमारे ऊपर ही कोई कार्रवाई ना हो जाए। कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए, बताइए। बिल्कुल अखंड, गुलशन यादव के बारे में आपको बता दें कि गुलशन यादव 2017 के बाद से हाईलाइटेड में आए हैं। 2013 में सीओ जियाउल हक हत्याकांड में उनको अभी तक क्लीन चिट दी, फिलहाल कोर्ट में कुछ मामले उनके चल रहे हैं, सीबीआई से ही रिलेटेड और सीओ जियाउल हक हत्याकांड से ही रिलेटेड। लेकिन राजा और गुलशन को एक तरीके से सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। 17 के बाद उन्होंने राजा का साथ छोड़ा, 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 2017 में नगर पंचायत का चुनाव लड़ा, जिनमें उनकी धर्मपत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष बनी। फिर उसके बाद 2023 में भी नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो एक तरफा राजा की जीत हुई। और 2022 में सबसे लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने सपा से, समाजवादी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी दो जगह, दो सीटों पे वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारते थे। एक है रामपुर खास विधानसभा, जहां से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा और मोना मिश्रा लड़ती है चुनाव, वहां से समाजवादी पार्टी अपने किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारती है। और कुंडा 2022 के पहले कभी भी समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं उतरता था। 2022 से लाइमलाइट में आए हैं, 62,000 वोट पाए थे, तब से इनका रुतबा ही अलग हुआ।
रंगदारियों का सिलसिला, और इससे पहले भी रंगदारियों का सिलसिला, हत्या, 307, लूट, डकैती जैसे कई जघन्य अपराधों का मुकदमा इनके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आ चुके हैं, और उनके चाचा भी शिवपाल यादव भी आ चुके हैं। कई दिग्गज नेता इनके घर गुंडा आ चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, और संबंध अच्छे बताए जाते हैं। लेकिन कार्रवाई के बिल्कुल नाम पे शायद 53 ज्ञानेंद्र यही कारण भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही कारण भी है कि देखिए अधिकारियों के मन में भी डर होता है, और कहीं ना कहीं डर जरूरी इसलिए लगता है इन लोगों को क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ और ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक हलकों में चर्चा भी है कि पुलिस की लड़ाई है और दो बड़े नेताओं के चक्कर में ये पूरा का पूरा मामला है। फिलहाल कानून का अपना काम है, कानून जांच करेगा और तय करेगा कि आखिरकार जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो सही है या नहीं, क्योंकि कानून ही इस तरीके के आदेश देता है, आम जनता या कोई पुलिस अधिकारी नहीं देता, न्यायालय तय करता है कि किस तरीके की चीजें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र में एक 5 साल की बच्ची के साथ एक 20 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लगभग 6 घंटे तक उसका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। वहीं एसपी जब जिला अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में आकाश, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आकाश, आप सुन पा रहे हैं? ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हैं, तब तक आकाश के पास फिर से चलेंगे। ब्रिजेश, सिद्धार्थनगर से कौन सी बड़ी खबर है? जी बिल्कुल, मैं अखंड बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थनगर जिले के नगर पालिका बांसी में कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला, जिसमें काफी लोगों का मकान धराशायी हुआ, जहां लगातार लोग घर से बेघर हुए, और जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि लोगों के द्वारा अवैध तरीके से सरकारी बिल्डिंग को, सरकारी तरीके से जमीन को बना करके अपना घर बना लिए थे, जिसमें धीरे धीरे फिर से राजनीतिक माहौल पकड़ना जो है चालू हो गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे उन लोगों से मिले और लोगों को आश्वासन दिया कि योगी सरकार काफी निरंकुश सरकार है, और मैं आप लोगों की बात को लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और आप लोगों को फैसला जरूर दिलाऊंगा। ब्रिजेश, ठीक है, सही बात है, अगर कुछ गलत किया है, किसी भी सरकार ने किया है, सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा या जो प्रशासन द्वारा कुछ गलत किया गया है, आप जरूर हाईकोर्ट लेकर के जाइए। लेकिन सवाल यह भी है कि बहुत सारी जगहों पर अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत अवैध अतिक्रमण है, लगातार इस तरीके के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पहले ये लोग बसा दिए जाते हैं और राजधानी में एक पूरा का पूरा नगर था, साफ तौर पर देखा गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट, मतलब सभी अदालतों में गया मामला, लेकिन आखिर में हुआ क्या? घर बन क्यों जाते हैं? अगर अवैध है, अतिक्रमण है, तो उसे हटाया नहीं जाएगा। अवैध क्यों कहा जाता है? अवैध है वो। लेकिन जिनकी भी कमियां हैं, जिन लोगों की भी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। लेकिन अगर लगातार इस तरीके से अवैध अतिक्रमण का जाल लगातार बढ़ता चला जाएगा तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये भी तो सवाल है। आप कोर्ट बिल्कुल जाइए, कोर्ट जाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है ऐसी तमाम जगहों पर। राजधानी में हमने बताया ना कि पूरा का पूरा एक नगर बसा हुआ था, उसे ध्वस्त किया गया। आखिरकार किसकी सरपरस्ती पे, कौन से लोग थे, किनके कारण इस तरीके का पूरा एक नगर बस जा रहा है, पूरा का पूरा एक कॉलोनी बस जा रही है? क्या उन लोगों, वो जिम्मेदार लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? आप राजनीति के चक्कर में किसी का घर ना गिरे, लेकिन अवैध अतिक्रमण, आप नाले, नदी, आप नहर, सब पे कब्जा कर ले रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? आने वाले समय में तो केवल और केवल आपको अवैध अतिक्रमण ही नजर आएंगे, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। तब तो नेताओं को तो इस तरफ भी फोकस करना चाहिए था, ये नहीं फोकस करना है उनको। जी अखंड, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ जो लोग अपना घर बना करके रहते थे वो काफी दिनों से रहते हैं, यानी उन लोगों को घरौनी भी दिया गया है। इसके बावजूद भी जो है उन लोगों के घरों को गिरा दिया गया। लगभग 14 परिवार ऐसे हैं जिनके पास वो घर से बेघर हो गए और रहने की कोई जगह नहीं बची है। तो बिल्कुल, तो अगर उसको ब्रिजेश लेकर के वही नेता जो ऐसी बात है, जी। अगर उनको घरौनी दे दिया गया है और सारी चीजें दे दी गई, अगर प्रशासनिक रूप से अगर वहां पर लोग जानते थे, जिन लोगों ने भी इस तरह की कार्रवाई की, उनके खिलाफ बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके घर बन गए, जो वहां पर निवास करते थे, रहते थे, उनकी पूरी की पूरी एक तरीके से कहते कि अगर उनका वहां पर पूरा परिवार रहता होगा और अगर इस तरीके से अगर आप बेघर कर देंगे तो वो लोग कहां जाएंगे? सवाल ये जरूर उठता है। लेकिन
अवैध अतिक्रमण पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो भी अधिकारी हैं, बिल्कुल साफ तौर पे हम कहना चाहेंगे, जो भी अधिकारी हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए उनको। लेकिन अवैध अतिक्रमण पर अगर सवाल है, अगर सच में अवैध कुछ चीजें हैं, तो नेताओं को कम से कम इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसे जो लोग, ऐसे परिवार जिनको बेघर किया गया है, 8, 10, 14, 15 नहीं, 50, 100 परिवार, जितने भी परिवार हैं जिनको घरौनी दे दी गई, तो उसके बावजूद भी बुलडोजर कार्रवाई की गई, तो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर इस पर आप, कानून का दरवाजा आपके लिए खुला है, आप न्यायालय जाइए और वहां पर जाकर के अपनी बात दर्ज कराइए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजेश जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, कुछ इस तरीके से माता प्रसाद पांडे ने उन गरीब परिवारों से मिले और उन्हें आश्वासन दिलाया है कि उनके साथ जिस तरीके से योगी सरकार एक निरंकुश सरकार के रूप में कार्य किया है, उन लोगों की बातों को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन लोगों, उन परिवारों को न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया है। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष हैं और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों के नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो मुद्दे तो चाहिए भी उनको भी। लेकिन अगर सच में इस घटना में या इस पूरे बुलडोजर कार्रवाई में अगर जो लोग थे, जो रह रहे थे बहुत दिनों से, अगर उनको घरौनी मिल गई थी, तो कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का घर, किसी का आसरा गिराने का अधिकार किसी के पास नहीं है, उन लोगों को बेघर करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। कम से कम उनकी कोई ना कोई जरूर, अगर कुछ गलत हुआ भी है तो उनकी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। देखिए, इस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और कार्रवाइयों पर सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता उस पर राजनीति करने से नहीं चूकते। लेकिन ये अधिकारी भी हैं, जो अधिकारी मनबड़ हैं और लगातार ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे लोग बेघर हो जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि अधिकारियों को समझना चाहिए कि एक आसरा, एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है और उसको गिराने में समय नहीं लगता। तो ऐसे लोग इसके लिए बहुत कहते हैं कि जिम्मेदार लोग हैं और उनको समझना चाहिए कि अगर किसी का घर हम गिरा देते हैं तो कैसे वो, कहाँ वो निवास करेगा, उसका परिवार कहाँ जाएगा, सड़क पर जाएगा। और कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो तूल पकड़ लेगी और जो राजनेता, उनको एक मौका मिल जाएगा राजनीति करने का। आपको एक और बात बता दें कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर का तस्वीर के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया की तस्वीर को एक कोलाज करके, कोलैबोरेट करके बनाया गया था, उसके बाद अब राजनीति तेज हो गई है तमाम जगहों पर। कल बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया था और आज SC/ST आयोग ने SC/ST एक्ट के तहत जो तमाम ये लोग थे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है और पुलिस कमिश्नर को बोला है और 5 मई तक इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है इसे करके अवगत कराने की बात की गई है। इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी है उसने भी तमाम अपने जो कार्यकर्ता हैं उसको लेकर के बोला है कि ऐसी कोई भी काम ना करे जिससे किसी न किसी को राजनीति करने का मौका मिले, या फिर कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ की विभूतियां हैं, जो महान लोग थे, उनको किसी के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से ये पूरी घटना ने रूप लिया है, BSP ने भी हमला बोला है और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी इस मौके को भुनाना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से दोनों नेताओं को, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर को मर्ज किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं दलितों में भी रोष है और तमाम जो बीजेपी के दलित नेता हैं वो भी खुलकर आगे आए और उन्होंने भी सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ माफी मांगने की बात की है। इसके साथ ही आज समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए कह रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेकर के। तमाम जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी लोग रामजी लाल सुमन दलित नेता के ऊपर हमलावर हैं या हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार, उन्हें कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रही है। आज देश के उपराष्ट्रपति लखनऊ में हैं और जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनकी पुस्तिका का विमोचन करने के लिए CM योगी भी उस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज राज्यपाल जी की जो पुस्तिका है उसका विमोचन करेंगे जगदीप धनखड़ जी, इसलिए यहाँ पर आज आए हुए हैं। तो तमाम हमने आपको आज बड़ी खबरें बताई 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में। तो 12 बजे कल फिर से आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए हमें धन्यवाद।